अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, अफ़गान तालिबान के एक लीडर हैं अनस हक्कानी साहब। अनस हक्कानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट लगाई एक दो रोज़ पहले, जिससे जनाब इंडिया भर के हिंदुत्व के गुंडों समेत इंडिया का जो प्रो बीजेपी गोदी मीडिया है ये बौखलाहट का शिकार नज़र आया और एक भूचाल सा आ गया इंडियन मीडिया में, यानी जो बीजेपी का कंट्रोल्ड इंडियन मीडिया है उसके अंदर। अब ये माजरा है क्या, उन्होंने क्या पोस्ट लगाई है, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है दरअसल मोदी साहब की एक हरकत से जो कि उन्होंने 20 अगस्त को की थी। अभी एक दो महीने पहले 20 अगस्त को उन्होंने एक हरकत की, उसके जवाब में एक चीज़ ये सामने गालबन आ रही है। इंडियन मीडिया उसको वहाँ से लिंक कर रहा है, अनस हक्कानी की ट्वीट को मोदी की एक स्पीच से लिंक कर रहा है। अब ये सारा माजरा क्या है, इसको समझने से पहले ज़रा इसका बैकग्राउंड जान लें, फिर हम आपको बताते हैं कि अनस हक्कानी ने क्या बात की है। पहले मोदी साहब की ज़रा बात समझ लें कि उन्होंने क्या कहा था। देखें, 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन है ना, और इस दिन को इंडिया दो हिस्सों में बटा, मतलब एक पाकिस्तान बन गया और दूसरा इंडिया बन गया। अब जो गांधी जी के इंडिया के अंदर फॉलोअर हैं वो इस दिन खुशी मनाते हैं 15 अगस्त को कि कई डेकेड्स की मेहनत के बाद फाइनली गांधी जी की स्ट्रगल कामयाब हुई और अंग्रेज़ों को इंडिया से भागना पड़ गया। लेकिन जो उनके विरोधी हैं ना, गांधी साहब के जो विरोधी हैं आरएसएस वाले और उनसे जुड़ी हुई जो दीगर तंजीमें हैं, इन तंजीमों में शामिल लोग 15 अगस्त के दिन को खुश नहीं होते। वो समझते हैं कि इस रोज़ असल में देश की अखंडता धपड़दूस हो गई थी। देश एक बहुत बड़ा देश था, वो खंड खंड हो गया। लेकिन बहरहाल झंडा फड़काने की रस्म में तो शामिल होना ही पड़ता है ना 15 अगस्त वाली तकरीब में। इसीलिए मोदी साहब खुद भी आरएसएस के मेंबर हैं, लेकिन उनको झंडा फड़काने वाली रस्म में शामिल होना पड़ता है। और इससे पहले वो जो एक वाजपेयी साहब थे और बीजेपी की जितनी भी हुकूमतें आई हैं, 15 अगस्त को झंडा फड़काना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन खुश नहीं होते वो, इस दिन खुश नहीं होते। वो कहते हैं इस दिन हमारा देश टूटा था। अलबत्ता इस साल जो 15 अगस्त हुई ना, उसमें इंडिया के अंदर हिंदुत्व फोर्सेस का दुख और भी बढ़ गया, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त का दिन चुना काबुल पे कब्ज़ा करने के लिए। फैसला कुन अटैक के लिए यही दिन चुना था 15 अगस्त का। अब वो कहते हैं ये असल में हमें मैसेज देने के लिए उन्होंने किया 15 अगस्त को। 15 अगस्त को ही फॉल ऑफ काबुल हुआ और ये बड़ी ज़िल्लत की बात थी कि 10 साल की ट्रेनिंग इंडियन फोर्सेस ने अफ़गान फोर्सेस को दी, लेकिन वो भाग गई, बिना लड़े भाग गई। ये बड़ी ज़िल्लत की बात थी। लेकिन फिर ये हुआ कि 15 अगस्त के 5 दिनों के बाद अब पूरे इंडिया के अंदर डीमोरलाइज्ड किस्म की सिचुएशन थी। आरएसएस और बीजेपी के जो हिंदुत्व वाले भक्त हैं उनके अंदर डीमोरलाइज्ड किस्म की फीलिंग थी। इसको देखते हुए अब ये जाहिर सी बात है, मोदी साहब पॉलिटिशियन भी हैं, तो अपना एक गिरता हुआ वोट बैंक, डीमोरलाइज्ड वोट बैंक को उठाने के लिए उनके दिमाग में एक चीज़ आई। उन्होंने क्या किया कि 5 रोज़ के बाद अपने हार्ड लाइनर हिंदुत्व वोटर्स जिनके दिल टूट चुके थे और उनके दिल के टोटों को उम्मीद के गिलू से जोड़ने के लिए मोदी साहब सोमनाथ के मंदिर से नमूदार हुए। एक वर्चुअल प्रोग्राम था और उसके ज़रिए वो सोमनाथ के मंदिर पर नमूदार हुए। अच्छा, इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती थी सोमनाथ के मंदिर से, यानी उस टाइम पर मोदी साहब का जो सोमनाथ के मंदिर से ज़ाहिर होना ये इत्तफाकिया नहीं था। इट वाज अ वेल प्लान्ड, इट वाज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट। सोमनाथ के मंदिर की तारीख असल में अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई थी। तो मोदी साहब ने ये जो अपने फ़ैन फॉलोइंग को खुश करने के लिए जो जगह चुनी है ना, वो बड़ी ही ज़बरदस्त जगह चुनी है। और ये मोदी साहब के अपने ही गांव गुजरात में वाक़ है सोमनाथ का मंदिर। इसकी बड़ी अहमियत है असल में हिंदू मत में। एक तो ये अफ़गानिस्तान से इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक जुड़ी हुई, वो हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन इसकी हिंदू मत में बड़ी अहमियत है सोमनाथ के मंदिर की। वो यूं कि ये जो एक बहुत बड़ा देवता है हिंदू मत के अंदर, शिवा देवता की पूजा की जाती है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये हिमालय की पहाड़ियों पे अपने बीवी और बच्चे गणेश के साथ रहता है। गणेश की भी पूजा की जाती है और उनकी बीवी को भी देवी माना जाता है। यहाँ हर साल ये जो हिमालय में जहाँ कहा जाता है कि शिवा रहता है, यहाँ हर साल यात्रा होती है, पिलग्रिमेज होता है, यात्री जाते हैं। इसको कहते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। लेकिन पिछले 2 साल से ये यात्रा बंद है, क्योंकि जहाँ शिवा रहता है हिंदू मत के बकौल, वहाँ पर आजकल चीनी फौजी बैठे हुए हैं। मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 को एक गलत हरकत की थी लद्दाख और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद। तो फिर जो चाइना और इंडिया के बीच एक
तनाव पैदा हुआ तो चाइना ने वीज़े बंद कर दिए थे, वीज़े बंद कर दिए, उल्टा फ़ौज भी लगा दी उस इलाके में। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, यानी नफ्सियाती जंग है। चीन की ये जो हरकत है ना, ये इंडिया के फ़ौजियों के नफ्सियात के साथ खेलने वाली जंग है कि जहाँ पर उनका अकीदा है कि यहाँ शिवा रहता है, उधर चाइना की फ़ौज बिठा दी उन्होंने। तो शिवा जो देवता है, इनके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर कहते हैं ग्लोइंग को, ग्लोइंग एक चमकदार चीज़ को। इन 12 ज्योतिर्लिंगा में से पहला जो है वो सोमनाथ का मंदिर है, पहला यहाँ पे। तो इसी वजह से, शिवा की वजह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। अब हुआ ये था कि साल 1025 में, आज से चले जाए कई सदियाँ पीछे, 1025 में महमूद गजनवी एक अफ़गानिस्तान का वॉरियर था, गजनी शहर का था, गजनी शहर का महमूद, उनको महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता था। इनका एक हमला होता है गुजरात पे, मोदी साहब के गांव पे, और वो शिवा के 12 में से जो ये पहला ज्योतिर्लिंगा था जो यहाँ पे था, इसको तोड़ देता है महमूद गजनवी, तोड़ देता है किसको। बाज़ मुसलमान तारीखदान जो हिस्टोरियन है वो इस हमले के लिए कहते हैं कि महमूद गजनवी हर्ड दैट लोकल प्रीस्ट्स आर सेइंग दैट इफ़ महमूद गजनवी केम हेयर शिवा विल डिस्ट्रॉय हिम। और ये बात फिर महमूद गजनवी तक पहुंची थी कि वो लोकल पुलिस ये कह रहे हैं आप इधर आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने इसको चैलेंज समझ के वो इधर आ गए और धपड़धूस करके चले गए थे। बहरहाल हिंदुत्व के गुंडे इस चीज़ को इंडियन मुसलमानों पे एट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ी एक ज़िल्लत की बात है कि अगर एक चीज़ महमूद गजनवी करता है अफ़गानिस्तान का, उसको एट्रीब्यूट मुसलमानों से किया जाता है, इंडिया के मुसलमानों से, एज इफ़ इंडिया के मुसलमानों ने उनको बुलाया था कि आप आएँ इधर और ये करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिटलर के किसी कारनामे को आप पूरे क्रिश्चियनिटी से जोड़ दें, या फिर अशोका जो था, उन्होंने संत बनने से पहले इतने सारे लोगों को एक जंग में हलाक किया था, उसको आप हिंदुज़म से नहीं जोड़ सकते, तब तक वो कन्वर्ट होकर बुद्धिज़्म में नहीं आए थे। यानी अशोका की जो आप इतनी तारीफ़ सुनते हैं कि वो एक बहुत ही पायस किस्म के इंसान थे, वो कन्वर्ट होकर बाद में बुद्धिज़्म में आए थे। उससे पहले वो एक बहुत बड़े वॉरियर थे और एक जंग में बेशुमार लोगों को उन्होंने कत्ल किया, तब तक वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद जाके इन्होंने जो है ना, जब देखा कि यार इतनी सारी इंसानियत को मैंने कत्ल किया है, फिर वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म की जो एक अहिंसा की प्रीचिंग से उससे इंस्पायर होकर कन्वर्ट हो गए थे। उसको आप हिंदुज़म से नहीं जोड़ सकते। अशोका ने उस वक्त जो किया उसको हिंदुज़म से नहीं जोड़ सकते। वैसे ही महमूद गजनवी ने जो किया उसको अब इंडियन मुसलमानों से जोड़ना फजूल है। ये सियासी बहस है, सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। बहरहाल तो ये एक हिस्ट्री है सोमनाथ के मंदिर की, जहाँ पर मोदी साहब काबुल के गिरने के 5 रोज़ के बाद गए थे और वहाँ उन्होंने हिंदुत्व के अपने सपोर्टर्स से कहा कि हौसला रखें, आतंक की सल्तनत ज़्यादा चलती नहीं है, फेथ को कुचला नहीं जा सकता। इस किस्म के लेक्चर उन्होंने दिए और उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का मंदिर दुनिया को बता रहा है कि आतंकी आइडियोलॉजी रखने वाले कुछ अरसा कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन मित्रों हमेशा नहीं रह सकते। ये बात नोट कर लें मित्रों, हमेशा नहीं रह सकते। अच्छा, ये एक बात मोदी साहब ने की जो कि ज़ाहिर है अफ़गानों को और अफ़गान तालिबान को खुला पैगाम था कि हम आपको ज़्यादा देर चलने नहीं देंगे। तभी उन्होंने ये कहा ना कि ज़्यादा दिन चलती नहीं है इनकी आइडियोलॉजी। बल्कि इंडिया ने कोशिश भी की थी, ये भी हम आपको बता, कोशिश भी की उन्होंने। रूस के पास गए, ईरान के पास गए, अमेरिका के पास गए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में ज़रा सुने तो सही मोदी साहब की तकरीर, चिल्लाते रहे कि इनको निकालो, ये जो एक आतंकी सोच आ गई है उनको निकालो, दुनिया को लड़ना चाहिए, हमें मिलकर उनसे लड़ना चाहिए, नया एक इस्लाम का सूफ़ी वर्जन लाना चाहिए। बाकायदा उन्होंने कहा है सूफ़ी वर्जन लाएँ, वहाँ पर इंडिया के अंदर भी है इस किस्म का, वो लेकर आ जाए ना। 3 में हो ना 13 में, कुछ कहने का उनका मकसद ये है कि सब बस वो ऐसा ही है। वो सूफीज़म जो उनके दिमाग में है ना, मोदी साहब के दिमाग में, वो ये है कि उसमें और हिंदू मत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हालांकि सूफीज़म एक बहुत बड़ा एक फ़िलासफ़ी है जो अगर आप रियल में देखें ना, बहुत बड़े बड़े सूफ़ी संत पैदा हुए हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं, लेकिन वो एक हकीकी सूफीज़म है। लेकिन जो सूफीज़म आरएसएस वाले बनाना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में है, मोदी साहब चाह रहे थे कि वो इम्प्लीमेंट किया जाए। अब वो जो सूफीज़म है वो असल में सूफीज़म भी नहीं है, वो एक हिंदुज़म से जुड़ी हुई एक चीज़ है। वो कहते रहे कि इस किस्म का एससीओ में मोदी साहब कहते रहे इनसे लड़ें और ये लेकर आएँ, लेकिन बात बनी नहीं। अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। जब आप हार जाते हैं ना
तो आप डिमांड्स रखने की पोजीशन में नहीं होते। जो हारी हुई पार्टी होती है ना, उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, सीरियसली लिया जाता है जीतने वाले की बात को। जो जीतता है ना, विनर टेक्स ऑल इसीलिए कहा जाता है, तो उनकी बात किसी ने मानी नहीं। अब जनाब 2 दिन पहले अफगान तालिबान ने, मोदी साहब की इस बात को अफगान तालिबान ने नोट ज़रूर किया, लेकिन कहा कुछ नहीं। उस वक्त 20 अगस्त को उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपनी ही चीज़ों में मसरूफ़ थे। अब चूंकि चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं तो उन्होंने एक व्हील्ड अटैक, बकौल इंडियन मीडिया के, ये जो गोदी मीडिया है, उन्होंने जवाब दिया है। शुरुआत मोदी साहब ने की थी सोमनाथ का मंदिर याद दिला के। अब अफगान तालिबान ने मोदी साहब को महमूद गजनवी याद दिलाया है। मतलब अगर इंडियन मीडिया की कवरेज को देखें ना, गोदी मीडिया की, तो मैसेज कुछ यूं समझ में आ रहा है कि मोदी साहब ने कहा कि ये सोमनाथ का मंदिर है, तो उधर से वो कह रहे हैं कि अगर सोमनाथ का मंदिर है तो महमूद गजनवी भी है। अफगान तालिबान के ये लीडर अनस हक्कानी, इन्होंने पोस्ट लगाई अपने ट्विटर पे। वो सुल्तान महमूद गजनवी का मज़ार देखने गए, वहाँ फातिहा पढ़ने गए, और उसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि आज मैं 10वीं सदी के मशहूर मुस्लिम वॉरियर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे गया। उन्होंने एक मजबूत इस्लामी सल्तनत इस रीजन में कायम की और सोमनाथ के बुत को तोड़ डाला। अब इस पे एक हंगामा मचा हुआ है कि ये क्या है, ये बात क्यों की उन्होंने, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ डाला। अजब बात यह है कि इस चीज़ को शुरू मोदी साहब ने किया। हमने आपको इसीलिए ये हिस्ट्री बताई इसकी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। उनको ये बात क्या करने की ज़रूरत क्या थी मोदी साहब को। उस वक्त वो एक बड़े ही फिलोसोफर के रूप में अरस्तू बन के इंडियन मीडिया के अंदर जलवा अफरोज़ हुए थे। इंडियन मीडिया वाह वाह कर रहा था कि कितनी गहरी बात की है, ये देखें महमूद गजनवी नहीं है, सोमनाथ का मंदिर आज भी है। कितने बढ़िया फिलोसोफर बन गए भाई। उस वक्त उन्होंने ये वोट बैंक खेलते हुए मोदी साहब उस वक्त वो जब वहाँ से सोमनाथ के मंदिर पर लेक्चर दे रहे थे और महमूद गजनवी अफगानों के खिलाफ बातें कर रहे थे, तब बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन अब यहाँ से जब अनस हक्कानी अपने ही मुल्क में खड़ा होके वो अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, उनके हिसाब से क्या हिस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। मोदी साहब अपने मुल्क में खड़े होकर अपना नैरेटिव बता रहे थे, सबने वाह वाह की इंडिया के अंदर। उधर से जब अनस हक्कानी अपने मुल्क में खड़े होकर अपना नैरेटिव बता रहा है, तो इस पर सबको मिर्ची लगी हुई है कि इसने क्यों लिखा है कि इसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो तो तोड़ा था। देखिए ना, शुरुआत 20 अगस्त को हुई थी ना इस बहस की। सारा बहस सोमनाथ का मंदिर और गजनवी की बहस जो है वो 20 अगस्त को हुई थी। मोदी साहब ने शुरुआत की थी। उनको रोका जाना चाहिए था उस वक्त कि भाई ये बयानात मत दें, आप अपने वोट बैंक को उठाना है, गिरे हुए मोराल को उठाना है, कुछ और करें। ये पुराने जख्मों को क्यों करद रहे हैं और अस्तू बन के लेक्चर क्यों दे रहे हैं आप। उसको उस वक्त उनको समझाना चाहिए था, लेकिन तब चूंकि उनको रोका नहीं गया बल्कि उनको इनकरेज किया गया कि यार आप तो बड़े ही अरस्तू किस्म के फिलोसोफर हैं। और अब जब अफगानिस्तान से एक ट्वीट आया है तो इतना उस पर शोर व गुल मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, ट्विटर पर भी जंग छिड़ी हुई है ना। वैसे इंडियन मीडिया की रिपोर्ट करने के बाद, यानी उनकी रिपोर्ट करने की देर थी गोदी मीडिया की, अनस हक्कानी के इस पोस्ट पे आरएसएस बीजेपी के समर्थक इतने खींचे चले आए और वो ट्वीट में कमेंट कर रहे हैं, सोमनाथ का टेम्पल दिखा दिखा के उनको कह रहे हैं ये देखो अभी भी है, अभी भी है। वो जो मोदी साहब वाला जो नैरेटिव था तकरीर का, वो वहाँ पे बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अनस हक्कानी है ना, ये जलालुद्दीन हक्कानी के छोटे बेटे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी वो हैं जिन्होंने हक्कानी नेटवर्क बनाया था, और सोवियत यूनियन को हरवाने में भी जलालुद्दीन हक्कानी ने अहम रोल प्ले किया था। अहमद शाह मसूद और दीगर के साथ मिलकर उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सोवियत यूनियन के बाद। इसके बाद जब अफगान तालिबान उभरे हैं, वहाँ पर अफगानिस्तान में सिविल वॉर के दौरान अफगान तालिबान उभरे हैं, तो जलालुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान के साथ मिल गए। और फिर उसके बाद जब अमेरिका आया है तो जलालुद्दीन हक्कानी उनसे भी लड़े हैं, अमेरिका से भी। उनको भी हराने में हक्कानी नेटवर्क का इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान की बी टीम है। वो कहते हैं ये पाकिस्तान की बी टीम है असल में हक्कानी नेटवर्क। अनस हक्कानी के लिए वैसे मशहूर है कि ये एक सॉफ्ट किस्म का बंदा है, राइटर है, पोइट है, पोइट्री करता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री है इनका। अगर आप ट्विटर देखें तो उसकी बायो में वो लिखते हैं कि खुशियाँ आपके पीछे साया बन के चलेंगी अगर आप अपने दिल में इल्म की रोशनी जलाते हैं। तो ये उनके ट्विटर पर लिखा हुआ है। अच्छा, सिर्फ ये महमूद गजनवी के मज़ार पर नहीं गए, ये भी ज़रा नोट करने वाली बात है, वो अहमद शाह अब्दाली के मज़ार पर भी गए हैं। अहमद शाह बाबा उनको कहा जाता है अफगानिस्तान में, उनकी मज़ार पे भी गए हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब पे फोकस करके और सिर्फ गजनवी साहब के मज़ार पे गए, ऐसा नहीं है। उधर वो अहमद शाह अब्दाली के मज़ार पे भी गए हैं फातिहा पढ़ने। वो कहते हैं ये आज़ादी के हीरो हैं सारे। लेकिन इंडियन मीडिया आउटलेट्स की सुई
उनके सुल्तान महमूद गजनवी वाली जो मज़ार की विज़िट थी ना, उस पर अटकी हुई है कि उधर क्यों गए। अगेन वी आर सेइंग शायद इनकी ये विज़िट कोई ख़ास खबर ही ना बनती, वो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाती अगर मोदी साहब 20 अगस्त को वो स्पीच ना करते। मोदी साहब ने ये बात की तभी ये चीज़ खबर बनी है कि यार ये देखो 20 अगस्त को मोदी साहब ने सोमनाथ का जिक्र किया और अब ये जो तालिबान अक्टूबर में आके गजनवी की मज़ार उनको दिखा रहे हैं। अच्छा, एक सोचने वाली बात है, जब तक अशरफ गनी था इक़्तिदार में, मोदी साहब देखें आप इन्हीं अफगानों के लिए गाते रहते थे कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। अब वो बंदा जब हेलीकॉप्टर कैश का भर के भागा है और दूसरी हुकूमत आई है तो टोटली टोन चेंज हो गई अफगानों के लिए। सोमनाथ और महमूद गजनवी पे बात आ गई, यानी ये कैसी दोस्ती थी भाई आपकी। मैं अशरफ गनी पे दोस्ती टिकी हुई थी। जब तक अशरफ गनी था तो आप क्या बात करते थे, एक मुख्तलफ ही नैरेटिव रखते थे ना। मतलब आप याद करें, ऑन रिकॉर्ड मोदी साहब कह चुके हैं अफगानों के लिए कि योर ड्रीम्स आर आवर ड्यूटी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमोशनल स्पीचें उन्होंने कर रखी हैं अफगानों के लिए। फिर यकायक 20 अगस्त को टीवी पे नमूदार होकर कहते हैं कि ये आइडियोलॉजी ऑफ टेरर है। ये क्या है, ये कौन सी दोस्ती है? यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, फिर आइडियोलॉजी ऑफ टेरर। यानी आपकी मर्जी अगर हो, आपकी मर्जी की सरकार हो तो फिर आपके लिए बड़े ही अच्छे हैं, बड़े सब चंगासी। अगर आपकी मर्जी की सरकार नहीं है, अफगानों की मर्जी की सरकार है, तो फिर आप कहते हैं ये तो दहशतगर्द हैं। ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। दिस विल नॉट वर्क। अफगान जैसे हैं उनको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, दोस्ती इसको कहते हैं। इनको तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो नहीं हो सकते तब्दील। इनकी हिस्ट्री है, कोई भी बाहर का बंदा इनके ऊपर हुकूमत कर ही नहीं पाया है हिस्ट्री के अंदर। मतलब आप हज़ारों साल तक चले जाएँ, कोई बाहर की फोर्स इनके ऊपर ज़्यादा अरसा टिक नहीं पाई। अफगानों की हिस्ट्री रही है ये। बहरहाल, ऊपर से जो भी मोदी जी कहते रहे डजेंट मैटर, जो भी इंडियन मीडिया कहते रहे डजेंट मैटर। अंदर से खुफिया मुज़ाकरात इंडिया की जारी हैं, मुख्तलिफ लेवल पर टॉक्स चल रहे हैं। अंदर से इंडिया बड़ा ही एक बेचैन है कि हमारा लिंक बन जाए इनके साथ, क्योंकि गुजारा नहीं है इसके बिना। सेंट्रल एशिया तक नहीं जा सकते, रशिया तक नहीं जा सकते, मतलब चाह बाहर धपड़धूस हो जाएगा। और इतना सारा जो $3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर की वो धपड़धूस हो जाएगी। अंदर से इसको बचाने के लिए मतलब बड़े लेवल पर बातचीत चल रही है। और दूसरी वजह यह भी है ना कि इंडिया रीजन की फोर्सेस को अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ इकट्ठा करने में नाकाम हुआ है और पूरा जो रीजन है वो तालिबान से इंगेज हो रहा है टॉक्स में। इंडिया का इनसे लड़ने वाला जो नैरेटिव है ना वो पिट चुका है, किसी मुल्क ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इंडिया खुद भी बातचीत कर रहा है, अब टॉक्स कर रहा है। ईरान और अफगान तालिबान के बीच टॉक्स चल रहे हैं, इनके बीच टॉक्स चल रहे हैं। हर मुल्क अब अपना अपना यानी 1-on-1 लेवल पर अफगानिस्तान के साथ मामला सेट करने में लगा हुआ है, हर मुल्क। अच्छा, ये याद रहे कि अभी तक जो सरकार बनी हुई है ना, ये हमने एक बात की थी कि एक लाइन लग जाएगी इनको एक्सेप्ट करने वाले मुल्कों की। लेकिन मसला ये है कि अभी तक कोई सरकार वहाँ पर यानी एक ऑफिशियल सरकार नहीं है कोई। ये जो सरकार है ये टेम्पररी सरकार है, आर्जी सरकार है। जब फुल एक गवर्नमेंट आ जाएगी ना, तब इनको आप देखेंगे कि इनको एक्सेप्ट करने वाले कितने ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अभी एक आर्जी सरकार है, टेम्पररी सरकार है, और जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो भी टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन है। 1965 वाला कॉन्स्टिट्यूशन, किंग ज़ाहिर शाह का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्होंने नाफिज किया है। इसमें उन्होंने एंटी इस्लामिक जो बादशाहत वाली क्लॉजेज हैं वो हटा दी हैं, और इसको हटा के आर्जी तौर पर भाई हुकूमत, मुल्क में कानून तो हो ना कोई, कैसे मुल्क चलेगा। तो फौरी तौर पर उन्होंने ये किया है कि वो 65 वाला कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसमें से किंग वाला जो क्लॉजेस थे वो हटा दिए, क्योंकि बादशाहत इस्लाम में हराम है। और उन्होंने कहा है कि जब तक नया इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जिस पे काम चल रहा है, तब तक यही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ईरान के सूबे खुरासान के गवर्नर की सरबराही में एक ईरानी वफद, एक ईरानी डेलीगेशन मिला है अफगान तालिबान से। उसमें ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस पर बात हुई है इनकी, और एनर्जी के सेक्टर में भी बात हुई है। अफगान तालिबान ईरान से ऑयल और गैस की सप्लाई चाहते हैं, इस पर बात हुई है। और हेल्थ सिस्टम और टूरिज़म बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। मतलब एक फॉर्मल बातचीत स्टार्ट हो गई है अफगान तालिबान की मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, और अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। इंडिया के भी मामला चल रहे हैं तालिबान से। ये जो मीडिया और बीजेपी की सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं, इसको साइड पे रखें। अंदर से इनके टॉक्स चल रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स टॉक्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात हो रही है। और हो सकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ना, मोस्टली अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट इंडिया को देता है। इस वक्त इंडिया में ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान तक पहुंची हुई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट वहाँ पर आना बंद हो गया है। तो वहाँ पर कीमतें जो है वो 400-500 गुना बढ़ चुकी हैं, बड़ा महंगा हो गया वहाँ पर ड्राई फ्रूट, बादाम अखरोट महंगे हो गए, वो सारा अफगानिस्तान से आता है।
तो वो रिज्यूम करने पे भी बातचीत हो रही है। हो सकता है कि शुरुआती तौर पर इंडिया चाबहार से ईरान के रास्ते यानी ये एक अपनी इंपोर्ट जारी रखे, इस पे भी बातचीत हो रही है। लेकिन बहरहाल इस सारे झमेले में एक चीज़ तो क्लियर नज़र आती है कि अगर अफगानों को, ये अफगान वॉरियर जो हैं, इनको बीच में ड्रैग किया गया हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में, तो शायद अफगान तालिबान भी वहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे, किसी न किसी शक्ल में रिस्पॉन्ड करेंगे, वो चुप करके नहीं बैठेंगे। इससे महसूस यही होने लगा है कि वो अब दे वॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे अशरफ गनी करता था ना कि वहाँ पे आप कुछ भी बोलते रहो अफगान वॉरियर्स के ख़िलाफ़ और इधर से चुप होती थी, बल्कि दोस्ती के गाने गाए जाते थे। ऐसा नहीं होने जा रहा, अब ये डिफरेंट अफ़गानिस्तान है। अब अगर अफ़गान वॉरियर्स के ख़िलाफ़ कुछ बात की जाएगी, अच्छा अरब वॉरियर्स के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो अरबी ना नाराज़ हो जाए। कभी आपने नहीं सुना होगा बड़ी लेवल पर मोहम्मद बिन कासिम के लिए उन्होंने बात की होगी, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। ये बात करते हैं अफ़गान वॉरियर्स के ख़िलाफ़ मोस्टली, क्योंकि ये एक सॉफ्ट टारगेट था ना, वहाँ पर एक अपनी ही हुकूमत बिठाई हुई है अशरफ गनी की, तो वो एक सॉफ्ट टारगेट था। अब अगर सिचुएशन ये हो गई है कि अगर अफ़गान वॉरियर्स के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है, उनको अगर इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स में लाया जाता है, तो वहाँ से जवाब आएगा अब, क्योंकि ये उनके नेशनल हीरोज़ हैं। मतलब पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ नहीं, वो कहते हैं ना पाकिस्तान ने अपना मिसाइल अहमद शाह अब्दाली के नाम पे बनाया है, महमूद गजनवी के नाम पे बनाया है और शहाबुद्दीन गौरी के नाम पे बनाया है, ये सारे अफ़गान वॉरियर थे। तो वहाँ से पाकिस्तान से जवाब आए ना आए, वहाँ से जवाब ज़रूर आना है। वो अब ऑन कर रहे हैं उनको कि ये हमारे लोग हैं भाई। अब वहाँ पर ऐसी हुकूमत आ गई है जो कि इन सारे हीरोज़ को ऑन कर रही है, अनलाइक अशरफ गनी सरकार। तो हिंदुत्व के जो सियासतदान हैं जो कि बड़ी लेवल पर है, एक तो छोटी लेवल वाले हैं उनको छोड़ दें, वो बोलते रहेंगे। जो बड़ी लेवल पर जो सियासतदान हैं मोदी साहब के कैलेबर के, ये अगर बोलेंगे ना, इनको ज़रा सोचना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में अगर मैं बात करता हूँ तो ज़रा देखभाल के करूँ, क्योंकि वहाँ से फिर रिस्पॉन्स आने लगा है। तो ये सब स्पीचेस करने से उनकी वो जो अटैम्प्ट्स हैं कि अफगान तालिबान के साथ मामला बेहतर हों, वो उस पर भी असर पड़ सकता है इस किस्म की बातों का, इस किस्म के बयानात का। अच्छा जी, आखिर में आज का सवाल पूछते हैं आपसे कि पाकिस्तान का एक मिसाइल है गौरी मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये एक अफ़गान वॉरियर थे शहाबुद्दीन गौरी, उनके नाम के पीछे पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का मिसाइल है। शहाबुद्दीन गौरी से जंग हुई थी, एक इंडिया के रूलर थे उनकी, और उनके नाम पे भी इंडिया ने एक मिसाइल बना रखा है। हालांकि शहाबुद्दीन गौरी ने बुरी डिफीट दी थी उनको और बुरे तरीके से वहाँ पर उनको शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर भी इंडिया उनको अपना हीरो मानता है। वो जो बंदा लड़ा था उनसे, उनको अपना हीरो मानता है। उनके नाम पे एक मिसाइल बनाया हुआ है। उस रूलर का नाम बताएं आपके, क्या नाम था उसका, जो कि शहाबुद्दीन गौरी से लड़े थे और हारे थे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।